हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, आज हम अपना क्लास का फर्स्ट शो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स। डेली हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं वो लगेंगी और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे। सब्सिक्वेंटली कई पेपरों में ये भी देखा गया है कि पिछले 2-3 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको टेक्निक सिखाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो हमारी डेली करंट अफेयर सेशन के साथ साथ 2-3 साल पुराने करंट अफेयर्स भी हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग चल रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है देखें, विच स्टेट यूटी, मतलब स्टेट भी कह सकते हो और यूनियन टेरिटरी भी, है ना, चाइल्ड राइट्स बॉडी अनवील्स व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस बाल मित्र। अभी भाई चैटबॉट क्या होता है? जहां पे हम लोग चैटिंग कर सकते हैं और चैट करके अपनी किसी भी तरीके की बात को हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चैटबॉट सर्विस है इसका नाम रखा गया है बेटा बाल मित्र। ठीक है जी, नाम रखा गया है बाल मित्र, याद रखना है। देखो एक बात, क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो चैटबॉट सर्विस का नाम रखा गया है बाल मित्र, यानी कि जो छोटे बच्चे होंगे उनके लिए किया गया है ना। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के चाइल्ड राइट्स बॉडी ने ये काम किया है। तो मतलब सवाल के अंदर कितने सवाल छुपे हैं, एक तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी पता करना है और ये पता करना है कि ये चाइल्ड राइट्स बॉडी कौन सी है जिसने ये किया है, और तीसरा काम तो हमें पता ही है कि नाम क्या है इस सर्विस का, चैटबॉट सर्विस। ठीक है जी। तो अगर मैं आंसर के साथ चलती हूं तो भाई यूनियन टेरिटरी दिल्ली ने ये काम किया है। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली आंसर क्या बनेगा इसका, दिल्ली बनेगा। लेकिन किसने किया है, क्या किया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दिल्ली कमीशन बना था बेटा 2005 के अंदर, जिसका नाम था दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, DCPCR, इन्होंने किया है। ठीक है जी। तो ये 2005 के अंदर ना एक्ट पास हुआ था जिसके द्वारा ये दिल्ली का कमीशन जो है वो बन गया था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं बेटा, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि यूनियन उनका जो है सारा काम देखती है। लेकिन केवल 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, एक तो दिल्ली है और एक पुडुचेरी है। तो दिल्ली और पुडुचेरी की खुद की विधानसभा है। तो बेटा जहां विधानसभा होगी वहां सीएम बैठेगा, और जहां सीएम बैठेगा वहां बिल पास होंगे, एक्ट पास होंगे, ये काम हो सकता है। ठीक है जी। सो इन्होंने, दिल्ली ने एक्ट बनाया था 2005 में, जिसकी वजह से क्या बना हमारे पास, DCPCR बना, जिन्होंने अभी अभी बाल मित्र चैटबॉट बनाया है। ठीक है, और देखो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन का स्रोत होगा। तो ये क्या करेगा, इसका एम क्या है, ये एक ऐसा सोर्स है जो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग, चिल्ड्रन और उसके राइट्स के रिगार्डिंग जो है वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा चैटबॉट है जहां पे बच्चों के स्कूल के रिगार्डिंग, उनके क्या राइट्स हैं, किस तरीके से उनको अपनी लाइफ जीनी है, उस तरीके हर चीज के बारे में ना यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर हुआ जिसके अंदर हमने किया कि किसने चैटबॉट, क्या नाम है, बाल मित्र लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग सिस्टम दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड। अच्छा एक बात पहले हम देखें, सिंपल सी बात है भाई, अगर वर्ल्ड में कुछ नंबर 1 पे है, अगर लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, इस तरीके के क्वेश्चन है ना, ये एग्जामिनर के निगाह में चढ़े हुए पेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी मिलता है ना तो उसको पकड़ के अलग से नोट करके रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनर को अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो भाई वर्ल्ड का पहला है, ठीक है, और ये सिस्टम जो है सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। ठीक है जी। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट है तो नाम याद रखेंगे, हम उसका जरूर याद रखेंगे, राइट। और 2-वे मैसेजिंग सिस्टम है दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड। तो 2-वे मैसेजिंग सिस्टम क्या होता है, देखो जैसे आप लोग शॉपिंग करते हो, मान लीजिए आप लोग अमेजन के ऊपर शॉपिंग करते हो। ठीक है, जब आप अमेजन के ऊपर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके बाद अमेजन वाले आपको टेक्स्ट मैसेज करते हैं,
ठीक है। उस टेक्स्ट मैसेज के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई ये प्रोडक्ट आपने खरीदा है, इसकी इतनी पेमेंट है, फलानी तारीख को ये आपके घर में पहुंच जाएगा, और जो बंदा यहाँ पे पहुंचा के जाएगा, डिलीवरी पर्सन होगा, उसका जो है फलाने का नंबर दिया होता है, ठीक है। तो ऐसा ही काम किया होता है ना, ठीक है। तो ये वाला जो मैसेज होता है, आपने कभी कोशिश की है इसको रिप्लाई करने की? आप रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होता है ना, ये वन वे मैसेज होता है, वन वे, यानी कि एक ही जना जो है इस मैसेज को कर सकता है। जैसे किसी कंपनी ने ले लिया, ठीक है, तो कंपनी ने अपना जो है मैसेजिंग सर्विस बनाया और उसने मैसेजिंग सर्विस से आपको काम करके दे दिया, लेकिन आप उसको वहां से रिप्लाई नहीं कर सकते, तो ये वन वे होता है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम तो अपने पास खूब अवेलेबल है, ठीक है जी। अभी टू वे सिस्टम कैसा होता है, जैसा सीधा आप लोग अपने व्हाट्सएप में देखते हो, तो टू वे मैसेजिंग सिस्टम क्या होता है, जैसा कि आप लोग अपने व्हाट्सएप के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप का सिस्टम कैसा होता है, व्हाट्सएप में आप क्या कर रहे हो, आप हाय, हेलो, हाउ आर यू सब कुछ लिख रहे हो, और सामने वाले बंदे का भी बीच में रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप फोन पे बात करते हो ना कि सामने वाला बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, उसी तरीके से इस सिस्टम में क्या होता है, व्हाट्सएप सिस्टम में, टू वे मैसेजिंग सिस्टम में, कि आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये व्हाट्सएप जैसा सिस्टम जो है, वही सैटेलाइट बेस्ड जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा गया है, स्नैपड्रैगन। सो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, स्नैपड्रैगन। वैसे स्नैपड्रैगन एक फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत कलर के उसके फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे से गुलाबी गुलाबी से रंग के होते हैं, बहुत अच्छा मतलब प्लांट है, आप देखना इसकी फोटो नेट वगैरह पे, ठीक है। तो उसके नाम पे जो है इसको रखा गया है, ठीक है जी। तो भाई अब इस सवाल के अंदर पहला सवाल हमने हैंडल किया कि विश्व में पहली बार बना है, ठीक है जी। टू वे मैसेजिंग सिस्टम है, सैटेलाइट बेस्ड है, तो मतलब मेरे साथ दिमाग में ना दो सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या सवाल पैदा हो रहे हैं कि एक तो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, तो मतलब किसी ना किसी सैटेलाइट का हमने यूज किया होगा, और दूसरा टू वे मैसेजिंग सिस्टम है, तो सीधी सी बात है यार, कोई ना कोई कंपनी जो है वो इसको बनाएगी, है ना। तो फर्दर क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते हुए हम अगली इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। ये लॉन्च किया है क्वालकॉम कंपनी ने, ठीक है। इनका ना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो हुआ था, ठीक है, 2023 के नाम से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो। वहां पे इन्होंने बताया कि यार हम लोग 5G मॉडेम RF सिस्टम जो है इसमें लगाएंगे, कंपनी का नाम ये है, और फुली इसको ऑपरेशनल किया जाएगा बाय इरिडियम सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दो क्वेश्चन हमने निकाले हैं वो कौन से हैं, एक तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन या कॉन्स्टिलेशन हम लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं कि भाई ये किसने लॉन्च किया, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ रहेंगे। तो वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट, नाम क्या रखा, टू वे मैसेजिंग ऐप का जो सैटेलाइट बेस्ड है उसका नाम रखा स्नैपड्रैगन, ठीक है। और फिर दूसरा सवाल क्या था, किसने लॉन्च किया, भाई क्वालकॉम कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। और तीसरा सवाल क्या है कि किस सैटेलाइट के साथ हम इसको ऑपरेशनल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया है कि भाई कोई सैटेलाइट बेस्ड है, तो सैटेलाइट का नाम पता होना चाहिए, इरिडियम सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, ठीक है जी। प्रिपेयर हुआ, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर हम। अगला सवाल है, Which regulatory body is set to launch the QR based coin vending machine? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ना कई दिनों से चल रहा था। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी मीटिंग की है, MPC की मीटिंग होने लगी है 2016 से, ठीक है, जिसमें कि रेपो रेट बढ़ाना है या नहीं, रिवर्स रेपो का क्या करना है, ऐसे मुद्दों पे डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अपन लोग पढ़ेंगे अपने टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। और QR बेस्ड क्वाइन वेंडिंग मशीन है, ठीक है। तो RBI ने ये बोला था, अभी तक आपने सबको पता है कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंक्स के पापा माने जाते हैं, ठीक है। तो सभी बैंक्स के ऊपर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, चाहे कोई बैंकिंग सर्विस है, ठीक है, चाहे कोई जो हम कहते हैं ना स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ठीक है, तो ऐसे सबके ऊपर जो रेगुलेशन देता है वो भाई सबके पापा होते हैं, RBI पापा, ठीक है जी। तो सभी बैंक्स के हेड माने जाते हैं, इन्हीं की रेगुलेशन से सारे काम होते हैं। तो अभी हाल ही में इनकी MPC की मीटिंग हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर जो RBI के हमारे गवर्नर हैं, कौन है भाई हमारे प्रेजेंट गवर्नर, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, शक्तिकांता दास, ठीक है।
शक्ति कांता दास। तो आई होप ये बात आप लोगों को पता होगी कि हमारे आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर इस समय कौन है, ठीक है। तो भाई इन्होंने क्या किया है, एक कॉइन वेंडिंग मशीन जो है वो लॉन्च की है, और किस बेस पे, क्यूआर बेस के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सब कुछ कॉइन वेंडिंग मशीन जैसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले भी हुआ है, ठीक है। तो कॉइन वेंडिंग मशीन में क्या होता है, इधर देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मशीन होती है, इसमें एक तरफ 2 स्लॉट बने होते हैं, एक स्लॉट में तो आप अपना ना पैसे डालते हो, यानी कि जो रुपी होता है ना, जो नोट होता है, वो नोट आप इसमें डालते हो, इंसर्ट करते हो, ठीक है जी। तो जितना नोट डाला, मान लो मैंने 10 रुपए का नोट डाल दिया, तो मेरे को 10 सिक्के जो हैं वो यहां से निकल के मिलेंगे, ठीक है जी। तो मतलब हमारे देश में कॉइन सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कॉइन वेंडिंग मशीन लगाई, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिल रही है, नकली नोट, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई, फॉल्स करेंसी का प्रॉब्लम है, नकली नोटों का प्रॉब्लम है। तो अभी आरबीआई ने क्या किया कि ये जो सिस्टम है ना, इसको क्यूआर बेस कर देंगे। मतलब यहां से जहां आप अपने रुपए या नोट इंसर्ट करते थे ना इसके अंदर, उसकी बजाय यहां पर लगा होगा आपका क्यूआर कोड, जैसा कि आप लोग पेमेंट करने के समय, जैसे पेटीएम, गूगल पे करने के समय मिलता है ना आपको एक ब्लैक कलर का क्यूआर कोड, तो वो क्यूआर कोड आप दिखाएंगे, ठीक है। और जितनी करेंसी आपको चाहिए, जितने सिक्के आपको चाहिए, उतने जो रुपए है ना वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और यहां से आपको कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम चलने वाला है। तो बैंक अकाउंट के अंदर तो आपने को पता है ना कि नकली नोट का तो कोई मतलब ही नहीं है, सारा असली नोट ही होगा, तो वहीं से डायरेक्टली आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे और इधर से आपको सिक्के मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ब्लैक मनी को रोकने का एक और अच्छा स्टेप है। अब इसमें देखें हम लोग, जैसा कि क्वेश्चन का आंसर है लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टार्टिंग में बेटा 12 सिटीज के अंदर 19 लोकेशंस के ऊपर ये लगाया जाएगा, ठीक है। 19 लोकेशन 12 सिटीज के अंदर हम ये स्टार्टिंग के अंदर करने वाले हैं। तो बेटा ये ना पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग अभी अभी पहली बार काम करने जा रहे हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पे क्यूआर लगा हुआ है, पहले क्या लगा होता था, यहां पे नोट इंसर्ट करने का डब्बा बना हुआ होता था, ठीक है जी। तो अभी क्या करना है, आपने अपने कोई भी यूपीआई जो भी आप इस्तेमाल करते हो, गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हो, रुपए इस्तेमाल कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, पेटीएम भी कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपने क्या करना है भाई, क्यूआर कोड को स्कैन करना है और इधर से आपको जो सिक्के चाहिए वो सिक्के निकल आएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके का सिस्टम जो है इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया सिस्टम है, ठीक है। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, म्यांमार, इसको म्यांमार कह सकते हो। अच्छा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, म्यांमार का पुराना नाम होता था बेटा रंगून, बहुत ही पुराना नाम, ठीक है। जो हमारे आखिरी मुगल बादशाह थे ना, उनको यहीं पे रंगून में ही काला पानी की सजा दी गई थी, ठीक है। और रंगून के बाद इसका नाम पड़ गया था बर्मा, ठीक है। तो आपने बर्मा वार वगैरह के बारे में सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कभी, ठीक है। और अब इसका जो नाम है वो है म्यांमार है, ठीक है जी। अभी म्यांमार ने न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ जी, रूस के साथ, यानी कि रशिया के साथ, ठीक है जी। अभी न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन करने का बेटा यही मतलब नहीं होता कि हमने एटम बॉम्ब बनाने हैं और दूसरे के ऊपर फेंक देने हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करने का मतलब क्या होता है, अभी देखो हमारे देश में भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं ना अपन, क्या करते हैं अपन न्यूक्लियर रिएक्टर से, बिजली बनाते हैं, अच्छा काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, है ना। तो मतलब देश के अंदर न्यूक्लियर अग्रीमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने बम बनाना है, कुछ अच्छा काम भी कर सकते हो भाई न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो रूस के साथ ये जो प्रोग्राम इन्होंने किया है ना बेटा, ये प्रोग्राम एक सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट है, जिसका मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग पीसफुल कामों के लिए, पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे और किसी तरीके के वेपन प्रोडक्शन या मिसाइल के लिए हम नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो पीसफुल पर्पसेस क्या हो जाते हैं, जैसे कि बेटा बिजली बना लेना, ठीक है, आप किसी दवाई वगैरह को बनाने में इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, रेडिएशंस के द्वारा होता है, कीमोथेरेपी होता है, कोबाल्ट 60 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजों में सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन किया है। अब दुनिया में ना ऐसा सब बहुत चल रहा है, ठीक है, जोरों शोरों से चल रहा है।
तो रिसेंटली अगर मैं बात करती हूं तो यूएस और फिलीपींस ने भी ऐसा ही अग्रीमेंट साइन किया है कि हम लोग जो है न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विस्फोटक नहीं बनाएंगे जी। हम क्या बनाएंगे? हम अच्छी चीजें बनाएंगे, ठीक है। बिजली का उत्पादन करेंगे, दवाइयों का उत्पादन करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे कैंसर वगैरह के। तो अच्छे काम के लिए हम लोग न्यूक्लियर जो रेडिएशंस हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या होने वाला है भाई, इस तरीके से ना जब सारी दुनिया ऐसा कुछ कर लेगी ना तो एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हब जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हब वगैरह क्रिएट हम करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग अपनी फिजिक्स की क्लास में जरूर पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसी होती है, न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूजन होता है ना, ये अपन अपनी क्लासेस में करते रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल पे जाने से पहले एक बार मैप जरूर देख लो भाई। कोई भी कंट्री न्यूज में आए ना उसका मैप जरूर देख लिया करो, ठीक है। उसके मैप में उसका एरिया देख लो भाई, आसे पासे क्या है। जैसे कि रंगून की इसकी हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार आपको पता है ना अपने इधर इंडिया के इधर में ही पड़ता है, बगल में ही पड़ता है ना। तो इधर बांग्लादेश, इंडिया इस तरीके से अपना है, ठीक है। नायपीटॉ यहाँ की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। दिस इज द कैपिटल, ठीक है। और इधर रूस का भी मैप देख लेते हैं, रशिया का भी। हमको पता है विश्व की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, जिसकी कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। ये फिजिकल मैप है ना, इसलिए यहाँ पे आपको कैपिटल नजर नहीं आएगा। तो मॉस्को इसकी क्या है, राजधानी है, यानी कि कैपिटल है, ठीक है जी। ये रहा भाई मॉस्को, आ गया नजर, ठीक है। सो दिस इज मॉस्को, राइट। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और बहुत बढ़िया सवाल है। हम लोग अपनी क्लासरूम सीरीज में क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट्स पढ़ रहे हैं ना भाई। तो स्टेट्स के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसा कुछ किया हुआ है कि हरियाणा के अंदर सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में, ये हमने पढ़ा हुआ है, और उसी के ऊपर हमारा सवाल आ गया करंट अफेयर से, ठीक है। तो हु इनॉग्रेटेड द 36th सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट्स मेला इन हरियाणा। तो हरियाणा में सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला जो है किसने शुरू किया। सबसे पहले तो भाई पहले बात समझ लें, ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छुपा है कि एडिशन कौन सा है, नंबर कौन सा है, 36वां, ठीक है। यानी कि कभी ना कभी तो ये शुरू हुआ होगा ना, तो वो शुरू होने की डेट अपने को पता होनी चाहिए कि किस सन में ये शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस साल हम 36वां सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सूरजकुंड क्या है, फरीदाबाद में बेटा एक जगह है, और फरीदाबाद किधर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो फरीदाबाद में एक जगह है सूरजकुंड, जहां पे बेटा हैंडीक्राफ्ट मेला लगता है। हैंडीक्राफ्ट का मतलब समझते हो, जिन क्राफ्ट्स को हम हाथों से बनाते हैं, ठीक है। जैसे पुराने जमाने के लोग हाथों से चादर बनाते थे, कालीन बनाते थे, तकिए बनाते थे, बहुत सारी चीजें बनाते थे। उसी तरीके से अभी मशीनी युग आने के बाद ना एक आम जनता जो काम अपना पैसा कमाया करती थी ना हाथों से चीजें बना के, वो मशीनी युग आने की वजह से ना खत्म हो गया था, और ब्रिटिश राज में ऐसा बहुत हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, फाइनली हम अपने देश में ना ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर कभी भी देखो, जैसे आप शिमला मनाली वगैरह घूमने जाते हो, तो वहां के जो लोग होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, जो कोई भी चीज बेचते हैं वो महंगे रेट पे बेचते हैं, और ये कहते हैं जी हैंडमेड चीज है जी, ये हमने अपने हाथ से बनाई है। तो हाथ से बनाई है तो ऑब्वियसली मेहनत ज्यादा लगती है उसमें, है ना। और महंगा इसलिए बेचा जाता है ताकि बेटा उनकी इकोनॉमी को कोई सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो ऐसा हैंडीक्राफ्ट्स मेला जिसके अंदर हम क्राफ्ट करते हैं और वो भी अपने हाथों से बनाते हैं, वो हरियाणा में लगता है। और बेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लगता है, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है। आप इसको नेशनल फेस्टिवल मत मान के चलना, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है। 2012 तक तो ये इंटरनेशनली नेशनल हुआ करता था, बाद में इसको इंटरनेशनल घोषित कर दिया गया था, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल दर्जा इसको प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। 20 से भी ज्यादा कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, आए हैं यहाँ पर। और जो हमारे SCO कंट्रीज हैं, ठीक है, SCO कंट्रीज हैं, वो भी इसका हिस्सा बने हैं, ठीक है जी। तो भाई सवाल क्या है, किसने इनॉग्रेट किया है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, इन्होंने किया है, ठीक है जी। तो अभी जो भी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी जरा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला है बेटा 2023 का 36वां एडिशन है। 3 तारीख से अभी चल ही रहा है, 19 फरवरी तक ये चलता रहेगा, ठीक है। कहाँ पे, सूरजकुंड हरियाणा, ठीक है। अच्छा, हर बार क्या होता है ना,
कुछ थीम नेशंस होते हैं और कुछ थीम स्टेट्स होती हैं, ठीक है। मतलब थीम का हम एक नेशंस को भी लेके चलते हैं, ग्रुप ऑफ नेशंस, और स्टेट्स को भी। तो अगर थीम नेशन का सवाल आ जाए ना पेपर में, तो बेटा एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं। अब ये एससीओ क्या होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी ये जितनी भी अपनी इस तरीके के ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, तो इन सबको हम अपने अलग सेशन के अंदर डील करेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना ही जानो कि एससीओ के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो थीम नेशन के अंदर आते हैं, और थीम स्टेट्स क्या हैं? जितनी भी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, तो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न में 8 स्टेट आती हैं, जिसमें 7 सिस्टर्स का हम जिक्र करते हैं, और प्लस एक क्या होती है हमारे पास? सिक्किम होती है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो आपको मैं दिखा दूंगी एंड ऑफ दिस सेशन कौन सी हैं, ठीक है। जनरली आप लोगों ने देखा ही होगा मैप इसका। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, पहली दफा इसको सेलिब्रेट किया था भाई 1989 के अंदर, ठीक है। तो पहली बार 1989 में ये बना था, और अभी इस समय कौन सा एडिशन चल रहा है भाई? 36वां एडिशन इसका चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, ये भी अच्छा सवाल है भाई। Which state government is planning to build a Kalaignar Pen monument? अभी नाम से क्या पता चल रहा है भाई? पेन है, ठीक है जी, और पेन का ही मॉन्यूमेंट है, ठीक है। अभी आपको दिखाती हूँ पिक कहाँ पे है। और कलाइंगर, बेटा कलाइंगर शब्द का मतलब होता है जो बंदा लवर होता है लिटरेचर का, जिसको लिटरेचर बहुत पसंद होती है, लिटरेचर लवर होता है ना, उसको कलाइंगर कहते हैं तमिल भाषा में, ठीक है। तो भाई ये तमिलनाडु ने किया है, तो तमिलनाडु जो है एक कलाइंगर पेन मॉन्यूमेंट बनाने जा रही है, और ये बेटा ना एक मेमोरियल होगा, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देती हूं, ये एक मेमोरियल होगा, ये देखिए इस तरीके से पेन मॉन्यूमेंट है। ये मेमोरियल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो लेट डीएम के लीडर है और फॉर्मर सीएम थे तमिलनाडु के, कम से कम 5 बार, ये 5 टर्म्स जो हैं इन्होंने 1969 से 2011 तक ये तमिलनाडु के सीएम रहे हैं। और वेरी फेमस पर्सन जिनके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में सुना ही होगा या अपने पेरेंट्स से सुना होगा, एम करुणानिधि, जिसको कलाइंगर भी कहा जाता है, बिकॉज इनका जो है लिटरेचर के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव था, ठीक है। तो इनका जो मॉन्यूमेंट है वो बेटा मरियाना बीच के ऊपर बनाया जाएगा, जिसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा? 81 करोड़ जो है इसका कॉस्ट पड़ने वाला है, ठीक है जी। और इसको जो है कोस्टल एरिया के 360 मीटर से इधर को लगाया जा रहा है, ठीक है। तो 360 मीटर का दायरा है। वैसे तो बेटा पहले तो ये क्या था ना, जो इन्वायरमेंट वाले थे वो बनाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगा, अगर ऐसा कुछ हम अपने बीच एरिया के अंदर बनाएंगे तो काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन काफ़ी सारे आंकड़े देखने के बाद उन्होंने भी क्लियरेंस दे दिया है कि आप बना सकते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है वो इसको बनाने जा रही है, ठीक है जी। सो क्वेश्चन का आंसर याद रखना बेटा, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए बना रहे हैं उसको याद रखना, और कलाइंगर का मतलब क्या होता है वो याद रखना। कई बार ना पेपर में ऐसे ही आ जाता है कि किस फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को कलाइंगर कह के पुकारते थे वहां के लोग, ठीक है। तो ये नाम आएगा जी एम करुणानिधि का, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं अपन लोग फिर। अगला सवाल क्या है हमारा? विच कंपनी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड टेक फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स, ठीक है। तो जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं, सामान वगैरह उनमें आता जाता है, तो हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो होते हैं उसमें इंडिया का सबसे पहला हाइड्रोजन पावर्ड टेक्नोलॉजी हम लगाएंगे। अब बेटा जहां पे हाइड्रोजन का नाम आ गया ना, वहीं पे आप समझ लो कि ग्रीन एनर्जी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ग्रीन एनर्जी हमारी दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल माना गया है। अगर ये हाइड्रोजन की हेल्प से हम इसको बनाते हैं, ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से कार्बन के एमिशंस नहीं होते, पॉल्यूशन नहीं फैलता, और ग्रीन फ्यूल माना जाता है हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन जहाँ आ गया समझ लेना ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, ये तो पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर ही लगे पड़े हैं हम, ठीक है जी। तो भाई
किस कंपनी ने इस हाइड्रोजन पावर टेक को क्रिएट किया है, इनवील किया है? तो आंसर इज रिलायंस। ठीक है जी। तो अशोक लेलैंड जो कि ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और रिलायंस जो है, इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया है, एक साथ मिल के क्रिएशन किया है। तो हम एक बार थोड़ा सा ना देख लेते हैं छोटे छोटे नोट्स जो हमने याद रखने हैं। तो देखिए इस तरीके के ट्रक्स हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अशोक लेलैंड इन लोगों ने किया है। और बेटा इसका जो टेक्नोलॉजी है ना वो इंटरनल कंबशन इंजन होगा, जिसको शॉर्ट में हाइड्रोजन H2 ICE इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारी आजकल की जो आधुनिक कारें हैं जैसे कि जिनका हाइब्रिड इंजन वगैरह होता है, ऐसी कार्स वगैरह हैं, ट्रक्स वगैरह हैं, ट्रेन्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं अच्छी अच्छी, ठीक है। तो इन सब में ज्यादातर इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो शुरू होता है, ठीक है, बनता है। तो देखो नाम से ही पता चलता है ना, नाम से क्या है, जैसे इंटरनल मतलब अंदरली तरफ, कंबशन मतलब किसी चीज का जल के बनना, ठीक है, और इंजन मतलब तो पता ही है कि भाई इंजन के अंदर ये काम हो रहा है। तो जब हमारा इंजन चलता है तो उसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन और की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैस होती है ना वो आगे वाले इंजन को ना एक पुश देती है, तो अपने आप ही वो चलने लग जाता है बिना फ्यूल की खपत के, ठीक है। जैसे स्पार्क प्लग वगैरह लगे होते हैं, स्पार्क इग्निशन होते हैं ना अपने व्हीकल्स के अंदर, सो उसी तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को इंक्रीज कर देते हैं, तो गैस जो है सरफेस एरिया ज्यादा ऑक्युपाई करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो एक पुश लगाती है। आइडियल गैस लॉज में पढ़ते थे ना +1 +2 के अंदर, ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट इन्होंने वहां से उठाया है। तो खैर आपको इतना डिटेल में पेपर में शायद नहीं पूछेंगे, साइंस में पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन आपको ना टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है, इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी पे हमने इसको बनाया है, ठीक है। और फिर उसके बाद तो ग्रीन हाइड्रोजन का डेफिनेशन है कि ये वो हाइड्रोजन है जो रीन्यूएबल एनर्जी होती है, इसे हम जनरेट करते हैं या लो कार्बन पावर से हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको बेटा हम लोग क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल जो है वो समझते हैं, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा, इन्वायरमेंट से भी रहेगा, साइंस से भी रहेगा और करंट अफेयर से तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 है ना, तो इंडिया में जो चीज़ पहले हो गई वो तो पेपर में आएगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। विच गवर्नमेंट बॉडी लॉन्च्ड अ व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी, जिसका नाम रखा है जूप, ठीक है। तो फूड डिलीवरी फैसिलिटी है और व्हाट्सएप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपना खाना ऑर्डर कर सकते हो जब आप कहाँ बैठे हो, ट्रेन के अंदर बैठे हो, ये घर बैठे बैठे नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेन सर्विसेज के लिए हुआ है, तो इंडियन रेलवेज में केटरिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए जो खान पान वाला सिस्टम है उसको साफ स्वच्छ अच्छा बनाने के लिए हमने एक नई फैसिलिटी की है जिसका नाम रखा है जूप। तो इसमें आपको क्या करना होता है, अपना PNR नंबर, यानी कि जो आपकी टिकट का नंबर होता है ना उस पे PNR नंबर लिखा होता है, तो वो जो आपका नंबर होता है ना आपको वो पुट करना पड़ता है वहां पे। उसके बाद जो है आप अपना फूड डिलीवरी सिस्टम जो है स्टार्ट करवा सकते हो। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, केटरिंग के मतलब संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज ने शुरू किया है, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है जी, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। यायासो, बहुत बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है। यायासो प्रपोज्ड एज विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। अभी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का सवाल है ना बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं। देखो सवाल में तो हम लोगों को नाम दिया हुआ है किसी चीज का, क्या है ये वो बताते हैं अभी आपको, ठीक है। स्टेट या यूटी पूछी गई है और तीसरा पॉइंट जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा डिस्कशन में वो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। देखो भाई हमारे पास क्या होता है ना, हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स।
बायोस्फीयर का मतलब समझते हो? छोटे होते थे ना तब अपन डेफिनेशन पढ़ते थे कि जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सारा कुछ होता है ना, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली बेटा बायो मीन्स लाइफ होती है और स्फीयर मीन्स आपको पता है कि गोल होता है, चक्र होता है, जहां पे हर तरीके की आपको लाइफ देखने को मिलती है ना, जैसे पानी की लाइफ हो गई, जमीनी लाइफ हो गई, लैंड एरिया हो गया, या फिर आपको बर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, वो सब हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा इंडिया में ना कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। अभी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है? इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में से कुछ 12 हम लोगों ने ऐसे चुने हैं, मतलब हम लोगों ने तो क्या चुने हैं, चुने गए हैं यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को, जैसे अपन लोगों ने क्लास में याद किया था ना बेटा, याद करो, ट्रिक के साथ अपन लोगों ने याद किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। उसी तरीके से यूनेस्को ने कुछ 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व चुने, जिनको बेटा बायोस्फीयर हेरिटेज का दर्जा मिल गया। तो एक बात तो अपने पल्ले बांध लो, जहां पे हेरिटेज का सवाल आ गया ना, वहां पे यूनेस्को का रोल बन ही गया अपने आप ही, ठीक है जी। तो यूनेस्को ने क्या किया, इसको हेरिटेज का दर्जा दे दिया। तो कुल 12 ऐसे हेरिटेज है हमारे देश के अंदर जिनको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, जिसमें से अगर मैं बात करूं कि लद्दाख, तो लद्दाख बेटा सबसे पहली बार किसी चीज को अपने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज के अंदर दर्ज करा पाई है, यानी कि यूनेस्को ने इनकी जो एक लेक है, यायासो इज अ लेक, ठीक है, इनकी जो एक लेक है उसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है, ठीक है जी। तो ये सवाल है, इसको याद रखना है, इसका दिखाते हैं आपको, ये देखिए। यायासो को बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है, क्योंकि बेटा एक ये ब्यूटीफुल लेक है जो कि एल्टीट्यूड मीटर्स में अगर आपको बाय चांस पूछ लिया जाए ना, तो थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रख लेना इसको, ठीक है। इसको लद्दाख का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज मनाया गया है, और कौन से विलेज में आता है ये? चुमथंग विलेज के अंदर आता है ये, ठीक है जी, चुमथंग विलेज में आता है, ठीक है। और ये ब्रीडिंग साइट है कौन से क्रेन्स की? ब्लैक नेक्ड क्रेन्स की। इतना डिटेल में ना आपको यूपीएससी पूछ लेगा, पीसीएस पूछ लेगा, ठीक है, कई बार एसएससी भी पूछ लेता है, पंजाब के पेपर में थोड़ा सा कम पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये जो करंट अफेयर्स अपन कर रहे हैं ना बेटा, सभी पेपर के लिए है, चाहे आप पंजाब के निकाल लो, चाहे एसएससी लेवल निकाल लो, क्लर्क निकाल लो, ठीक है, और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वहां तक भी हम लोग कोशिश में जा रहे हैं, ठीक है। चलो, और इंडिया के पास टोटल कितनी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज है? अब तक 12 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लेक है ये, ठीक है। बर्ड्स वगैरह यहाँ पे बहुत आते हैं, इसीलिए इसको बेटा बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है, ठीक है। पैराडाइज होता है जन्नत, हेवन, ठीक है। तो बर्ड का पैराडाइज माना जाता है, ब्यूटीफुल लेक है, बर्ड्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, और ब्लैक नेक्ड क्रेन तो यहाँ पे बहुत ही स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज में क्लास में हम लोग। तो विच इंस्टीट्यूशन विल बी प्रोवाइडेड अ ग्रांट ऑफ ₹242 करोड़? आजकल ना ये पैसे वैसे पूछ लेते हैं क्लरिकल के पेपर में कि भाई कितने पैसे लगे हैं इस चीज में, ठीक है। तो याद रखना बेटा 242 करोड़ टू अंडरटेक रिसर्च ऑन लैब ग्रोन डायमंड्स। अरे वाह, क्या सवाल है। याद है उस दिन अपन लोगों ने बजट की क्लास लगाई थी, और बजट की क्लास के अंदर अपन ने लैब ग्रोन डायमंड्स को डिस्कस किया था, है ना। तो ऐसे डायमंड्स, डायमंड्स क्या है बेटा? धरती के नीचे मिलते हैं, कोयले की खानों में मिलते हैं हमें डायमंड, ठीक है। और एक पत्थर ही होता है जिसको हम तराश तराश के जो है उसको पॉलिश करते हैं, कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, और खूबसूरत सा डायमंड बना देते हैं, जिसको हम लोग अपनी ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डायमंड्स का इस्तेमाल हमारे देश में काफी है, और निकलता हमारे देश में कम है डायमंड। तो बेटा हम लोगों को ना बाहर से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। अब बाहर से मंगवाएंगे, देश में चीजों को इंपोर्ट करवाएंगे, तो बेटा खर्चा तो बढ़ेगा ना। तो सरकार ने डायमंड्स में भी क्या बोला? आत्मनिर्भर बन जाओ। निर्मला सीतारमन जी ने जब अपना बजट सेशन दिया था ना, जब इन्होंने बजट अनाउंस किया था, तो इन्होंने कहा था कि जो डायमंड्स हम यूज करते हैं ना, उसमें भी यार आत्मनिर्भर बनना चाहिए, दूसरे देशों से मंगवाने की बजाय खुद का बनाओ ना। तो इसीलिए कंसेप्ट आया कि लैब ग्रोन डायमंड्स होंगे, वही केमिकल तरीके से जैसा कि धरती के नीचे केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी तरीके को लैब के अंदर हम लोग डेवलप करने वाले हैं, और लैब ग्रोन डायमंड्स हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक
ठीक है जी। तो सवाल है कि किस इंस्टीट्यूशन को जो है ये ग्रांट दिया गया है बनाने के लिए, तो आंसर इज IIT मद्रास। तो ये करने वाले हैं IIT मद्रास वाले। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली रेप्लिकेट्स होते हैं। रेप्लिकेट होता है बेटा डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। किस चीज के? जो जियोलॉजिकल प्रोसेस नेचुरल डायमंड्स को ग्रो करने के लिए हमारी धरती के नीचे चलता है ना, उसी का एक आर्टिफिशियल तरीका है, ठीक है जी। जो केमिकली, ऑप्टिकली, फिजिकली बिल्कुल डायमंड के जैसे ही होंगे जो कि अर्थ के नीचे मिलते हैं, धरती की लेयर्स में मिलते हैं, लेकिन होंगे कैसे? लैब के अंदर बनाए हुए, ठीक है जी। तो देख लेते हैं जरा एक बार इसको। तो लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं आप इसको देख सकते हैं। ये मैन मेड रॉ डायमंड है जिसको तराश के हमने जो है मैन मेड डायमंड बनाया है। ये हमको माइंड रॉ डायमंड है, यानी कि हमको धरती के नीचे से मिलता है, जिसको तराश के फिर हम नेचुरल डायमंड बनाते हैं। तो बेटा फर्क तो कोई नहीं है ना। तो जब फर्क ही नहीं है और सिर्फ अपना जो है आपको यही करना है कि भाई हमको तो डायमंड पहनने का शौक है, तो अपना रांझा ही राजी करना है अगर आपने, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है जी। सो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स के डिस्कशन, ठीक है। कल फिर से आएंगे आपके साथ इसी टाइम सेम जगह करंट अफेयर्स का डिस्कशन लेके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।